हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। एक हमने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पहला पार्ट। तो आज हम चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैप्टर में जो हमने देखा पहले पिछले लेक्चर में हमने बिल ऑफ राइट्स क्या है उसके बारे में हमने देखा। ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं, क्या सिमिलरिटीज है, उसको हमने देखा। उसके अलावा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में रखे गए हैं, उनको हमने देखा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अलावा हमने पहला जो एक राइट टू इक्वलिटी है, जिसमें आर्टिकल 14 टू 18 5 राइट्स है, उसको हमने देखा। तो फंडामेंटल राइट्स का अभी हम इस पार्ट में दो जो फंडामेंटल राइट्स के ग्रुप एक तरह से कह सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि आर्टिकल 19 से 22 हम देखेंगे, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें दो राइट्स हैं, 22nd 23rd एंड 24th। तो इस दोनों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बाकी के हम कुछ राइट्स और बाकी चैप्टर्स हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो लेक्चर है, एक सीरीज है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसको पर जाके आप पूरे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में वो काफी आपको हेल्प करेगा डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो आपका है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है आपका, वो है आपका हमने जो देखना है राइट टू फ्रीडम 1922। इसमें बेसिकली कुछ डिफरेंट डिफरेंट राइट्स है। पहला जो आपका है आर्टिकल 19 में, ये है आपका, इसमें 6 राइट्स एक बेसिकली है ना दिए गए हैं, पार्ट्स हैं इसके। तो 6 राइट्स का एक संग्रह है। बेसिकली वो राइट टू फ्रीडम ही कैटेगरी में आता है। 6 राइट्स, जिसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और एक्सप्रेस करने का अधिकार। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप कहीं मूव कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं भी आप रह सकते हैं भारत में। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी आप व्यवसाय अपना सकते हैं। दूसरा है आपका आर्टिकल 20 में, फ्रीडम में, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस। तो अगर आपको कोई है ना ऑफेंसेस के कन्विक्शन होता है, कोई आपको अरेस्ट होता है, तो उसमें आपका क्या आपके पास अधिकार है, ये भी इसमें संविधान में एक बार काफी डिटेल में दिया गया है। तो एक अच्छी चीज है ये। जैसे हमने देखा था शुरू के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि संविधान जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, और हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक अधिकार है कि ऐसा नहीं कि सरकार है तो किसी को भी कैसे भी अरेस्ट कर सकती है। आपके पास भी कुछ अधिकार है। अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, कुछ कन्विक्ट किया जाता है, उसमें केस में भी आपके पास अधिकार दिए गए हैं। तीसरा आपका है फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्रॉड एक तरह से कह सकते हैं। वैसे तो सिंगल ही आर्टिकल है, लेकिन ये काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है इसका। सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा बहुत ही इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसको बहुत ही पब्लिसिटी दी गई है, न्यूज़पेपर में काफी बार आप देखेंगे इस आर्टिकल का जिक्र होता है। आर्टिकल 21, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा 21A ये बाद में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया था, शुरू में नहीं था ये। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हम राइट टू एजुकेशन देखते हैं, तो उसको रिलेटेड है ये। एंड जो 22nd है आपका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अरेस्ट अगर आपको किया जाता है, डिटेंशन किया जाता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, उस केस में आपके पास क्या अधिकार है, ये इसमें आर्टिकल में दिया गया है। तो यहाँ फ्रेंड हम थोड़ा छोटे स्तर पे देखेंगे, कुछ डिटेल में नहीं देखेंगे इस वीडियो में। एनसीईआरटी के रिलेटेड है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिटेल वीडियो सीरीज है, लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, जिसको आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इक्वलिटी और लिबर्टी की अगर हम बात करें, इक्वलिटी हमने लास्ट देखा, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में था। और इसमें हम लिख रहे हैं लिबर्टी, यानी फ्रीडम एक तरह से। तो इसके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये, इन दोनों टर्म्स का कहे। हमारे प्रियम्बल में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, और हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव डिसीजन जो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो ये क्या है बेसिकली, तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। तो किसी भी डेमोक्रेसी में एक सिटीजन्स के लिए फिर ये दोनों राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी बराबर हो, सभी को समानता मिले, और जो एक फ्रीडम का अधिकार सबको मिले। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। मतलब आप सोच सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना एक्शन कर सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, जो हमने देखा कि लिमिटेशंस तो है ही, कि कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून को अपनी तोड़े या आप दूसरे के अधिकार को हनन नहीं करें।
हाउ डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, जैसे हमने कहा कुछ भी करने का अधिकारी नहीं है, बट क्योंकि आपका फ्रीडम से दूसरे के फ्रीडम को हैम्पर नहीं होना चाहिए, ये देखना भी गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, तो इनका लिमिटेशन है, अदरवाइज आप जो है स्वतंत्र है। तो नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, कानून का, पीस एंड मोरलिटी, फिर उसके अलावा और भी है इंटरनेशनल रिलेशन, सरकार की गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए पर जो हमारा दूसरे देश से रिलेशन है, जो ग्लोबल पीस है, सॉवरेनिटी है इंडिया की, वो बनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें के अलावा ये लिमिटेशंस के अलावा आपके पास ये राइट्स हैं। तो पहला जो हम देखेंगे आर्टिकल 19, जिसमें 6 राइट्स हैं फ्रीडम के। इसमें 6 राइट्स जो है, जैसे हमने देखा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप जो है अपने आप को बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या कहना आपको। ये काफी ब्रॉड है, इसमें सिर्फ इस पे मत जाइए। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कि आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, टेप रिकॉर्डिंग हो सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेस का जो आजादी है वो इसके अंदर एक तरह से अंतर्गत आता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो यहाँ आप देखें यहीं पे कंडीशन दिया गया है कि विदाउट आर्म्स आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर भी आप अपना ये कहीं आपको जमघट लगाना है, जैसे आप शादी विवाह समझ लीजिए या सोसाइटी में आपका फंक्शन होता है, तो वो पीसफुली आप असेंबल हो रहे हैं वहां पर, ये कंडीशन है। और बिना आर्म्स के लोग असेंबल हो रहे हैं, तो इसके आपको अधिकार है, इसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है एक तरह से। हाँ, अगर आप कोई पब्लिक लैंड पे मार्च निकालना चाहते हैं, वैसा कुछ करना चाहते हैं, उस केस में आपको एक परमिशन की जरूरत होती है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको कोई एसोसिएशन 10 लोगों को मिलकर 2 लोगों का भी एसोसिएशन बना, तो वो आप एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, आपका ट्रेड यूनियंस है, अलग अलग प्रोफेशंस के एसोसिएशन है, कास्ट एसोसिएशन हम देखते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन हम देखते हैं, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, किसान का एसोसिएशन है, हर तरह के स्टूडेंट्स का एसोसिएशन होता है। तो ये एसोसिएशन बनाने की आज़ादी आपको संविधान ही देता है, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई ये सारी एसोसिएशन आप चाहे तो एसोसिएशन ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन कर सकते, ये भी आपका राइट है। अगर आपको मन नहीं किसी भी एसोसिएशन में ज्वाइन करने का, ऐसा नहीं, अगर आप डॉक्टर है तो आपको एसोसिएशन ज्वाइन करना ही होगा, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज है एसोसिएशन टू राइट टू ज्वाइन और टू नॉट टू ज्वाइन। इसके अलावा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप पूरे भारत का जो तो भारत की जो ज्योग्राफी है, जो टेरिटरी है, उसमें आप कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। बस हाँ, जो टोल टैक्स बाकी जो है वो लिमिटेशंस है जो आपको देना हो, बट उसके अलावा आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कहीं भी किसी भी राज्य में आप घर बना के रह सकते हैं, सब्जेक्ट टू वहाँ का जो लैंड ऑर्डर जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो कोई भी आप है ना व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसका है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एग्जाम देना होगा, आपको इंजीनियर बनना है तो उसका आपको एग्जाम देना होगा, वो एग्जाम को पास करना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ है। कुछ कुछ ऑक्यूपेशन प्रोहिबिटेड है, जैसे कि जिसमें कि पब्लिक हेल्थ, ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते हैं, आप कैसे कहें कि मैं ट्रैफिकिंग का करना चाहता हूँ, वो अलाउ नहीं है। ड्रग्स का धंधा करना चाहते हैं, वो अलाउ नहीं है। तो ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शन है, बट अदरवाइज जो है आपको फ्रीडम है कोई भी व्यवसाय करने का। तो 7वां वाला राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपको हटा दिया गया, जिससे आपने पढ़ा होगा 44th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1978 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा करके ऑर्डिनरी राइट की कैटेगरी में, लीगल राइट की कैटेगरी में रख दिया गया था। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की सिर्फ बात करें, पहली बात तो वो काफी ब्रॉड, जैसे मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस उसके अंदर आता है कि प्रेस को आजादी है कि वो बोल सके, स्पीच का, एक्सप्रेशन का एक एसोसिएशन बना के आपने इसको यूज किया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसी का आप टेप नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई टेपिंग तो होती है, लेकिन वो थ्रू प्रोसीजर के थ्रू एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है जिसको थ्रू ही आप उसको टेपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप हर किसी सिटीजन का फोन टैपिंग करने लगे। एड टू टेलीकास्ट, मतलब कि अब गवर्नमेंट का कोई मोनोपोली नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सिर्फ गवर्नमेंट ही, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखते हैं आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें न्यूज चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। राइट अगेंस्ट बंद, तो अगर आप बंद करना चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट आप ये राइट है कि बंद नहीं होना चाहिए, आपका हैम्पर हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बंद नहीं कर सकते हैं आप। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, तो ये आप देखें स्ट्राइक का राइट नहीं है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कहीं पे जंतर मंतर है दिल्ली में, वहां पे अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट का परमिशन है, तो वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कहीं रोड के किनारे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी ऑफिशियल जो रेसिडेंशियल ऑफिस है, डीएम का, ऐसे रेसिडेंस का आप देखते हैं बहुत बार प्रोटेस्ट होता है, तो वो आपको वहाँ सब्जेक्ट टू परमिशन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, आप हैम्पर नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, तो ऐसे मैंने कहा कि
स्पीच भी है और साइलेंस, मतलब कि आप बोलने का भी आजादी है और नहीं बोलने की भी आजादी है। अगर आपको मन नहीं बोलने का तो जरूरत नहीं है आप बोले ही। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हर राइट्स में कहा कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है राइट्स। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है, जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है भाई, सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, जो इंटीग्रिटी, उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल दें कि भाई है ना जो टकराव हो जाए तो कास्ट के बीच में, रिलीजन हैम्पर हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए, राइट हो जाए, वो सब नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। हमारा किसी देश के साथ रिलेशन जो फ्रेंड रिलेशन वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने ऐसा कुछ कह दिया कि यूएसए के बारे में, यूके के बारे में, किसी दूसरे देश के बारे में जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है और उसके साथ रिलेशन जो है हमारा खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं। ऐसा करने पर आपके अगेंस्ट पेनल्टी हो सकती है, आपको प्रिजन में भेजा सकता है, आपके अगेंस्ट दंड हो सकता है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। जैसा कि जानते होंगे 144 सीआरपीसी का है कि भाई गवर्नमेंट बोल सकती है 5 से ज्यादा लोग आप नहीं असेंबल हो सकते हैं, अगर कुछ वैसा सिचुएशन वहां पे गवर्नमेंट को लगता है तो। एंट्री ऑफ आउटसाइड एंड ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड। तो जैसे कि उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन है कि बहुत सारे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में या बहुत सारे जगह पे इनर लाइन परमिट करके है, इनर लाइन परमिट एरिया है। उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे उनका कल्चर प्रिजर्व, जैसे अंडमान एंड निकोबार में आप देखेंगे जरावाज रहते हैं, बहुत सारे जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, वहां पे जाना किसी को भी मना है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट का है कंटेंशन की भी उनका कल्चर है वो को प्रिजर्व करना चाहते हैं। कोई बाहर के जाएगा तो वहां पे हैम्पर होगा, इस चीज के लिए वहां पे वो प्रिजर्व है, वहां पे कोई किसी को भी जाना मना है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है कि ट्राइबल एरिया में आप जा नहीं सकते बिना ना किसी परमिशन के। डिस्टिंक्टिव कल्चर वहाँ का कल्चर है, उसको आप हैम्पर करेंगे इसलिए। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जैसे मैंने कहा कि अवेलेबल है, लेकिन कुछ इमोरल प्रोफेशन को आप अपना नहीं सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिकिंग अगर करना चाहे तो वो जो खरीद फरोख्त है वो आप नहीं कर सकते। हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोसिव का धंधा आप नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव का धंधा आप कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर परमिशन विद परमिशन जो है, लिमिट जो गवर्नमेंट ने लिमिटेशन दी है उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो कोई भी राइट आप ये ध्यान रखिए एब्सोल्यूट नहीं है। ऑलमोस्ट हर राइट के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सिस्टम जो है। आर्टिकल 20 जो है आपका वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस। तो जो एक्यूज्ड है, जिसको जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होता आपको एक्यूज कहा जाता है, तो जो एक्यूज्ड है उसको भी कुछ राइट्स अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं हो कि सरकार जिसको चाहे उसे एक्यूज बना दे, जिसे चाहे उसे जेल में डाल दे। तो क्या अधिकार दिए गए हैं कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको आज अरेस्ट किया गया कुछ ओनली फॉर बैक डेट से कानून को लागू नहीं कर सकते हैं आप, कि भाई अगर फ्यूचर में कोई कानून लागू होगा उसको आप आज उस बेसिस पर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। या आज आपने कानून लागू किया है तो कुछ किसी ने 20 साल पहले उस कानून का उल्लंघन किया हो तो उसको आप आज अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय वो कानून नहीं था। ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के केस में है, सिविल लॉ या टैक्स लॉ के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सिविल लॉ के केस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल है, मतलब कि आज कानून को अप्लाई किया गया है तो अगर 10 साल में देखा गया, 5 साल में देखा गया कि भाई उस किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया था, किसी ने टैक्स की चोरी की थी, तो उसको उस चीज में अरेस्ट या उसको में एक्यूज कन्विक्ट किया जा सकता है। नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब सिर्फ एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा, 2 सजा नहीं मिल सकती है। सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेकिन इसमें क्या है भाई कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, बेसिकली सिविल सर्विसेज के थ्रू, सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में या ऑफिसर के अगेंस्ट में। तो उसे जो है डबल जियोपार्डी नहीं माना जाता, क्योंकि वो जो है जुडिशियल नेचर की नहीं है। उसमें बेसिकली होता है कि आपका ना सस्पेंशन हो जाए, आपका टर्मिनेशन हो जाए, आपका आपका इंक्रीमेंट रुक जाए, तो ये सब चीजें जो है इसको जुडिशियल नहीं है, इसीलिए ये हो सकता है। इसके इसके साथ साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा जुर्म कर दिया, जैसे कि आपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरे देश के साथ साझा की, उसमें डिपार्टमेंट तो अपनी इंक्वायरी करेगा ही, डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करे, टर्मिनेट करे, लेकिन साथ साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है जिसमें आपको जो दूसरे कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। तो ये दोनों को डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल नेचर की इंक्वायरी नहीं है। नो सेल्फ इंक्रिमेशन मतलब आप कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपना ही विटनेस बने। लेकिन इसमें क्या है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट पे आपके साइन लिए जा सकते हैं, इनको इसको नहीं माना जाएगा कि सेल्फ इंक्रिमेशन है। तो ये सब चीजें जो एक्यूज्ड को एक राइट देती है, ये 3 राइट्स। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपका राइट
अब 41 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो काफी इंपॉर्टेंट राइट है कि आपका लाइफ जो एक डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी जीने का जो अधिकार है वो आपको दिया जाता है कि भाई आपको जीने का अधिकार है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड लॉ। तो सिर्फ कानून के हिसाब, कानून से ही आप उसके ना उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज उसको जब लाइफ जीने का अधिकार जो है, फ्रीडम जो है वो संविधान उसको देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, कोर्ट जुडिशरी के पास, कि वो जो इंटरप्रिटेशन करे संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स का, आप देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो इसको इंटरप्रेट करने के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही पावर दिया गया, बहुत ही स्कोप इसका वाइड किया गया, मतलब कि इसको इसके अंदर और भी बहुत कुछ डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया था भाई 2 लाइन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी है, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ, डिग्निटी के साथ आपको जीने का अधिकार देते ही संविधान। फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता आपका। डिसेंट इन्वायरमेंट, जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये भी आपका अधिकार है। एक्ट टू प्रिवेसी, ये भी आपका अधिकार कि आपके जो इंफॉर्मेशन है प्रिवेसी का आपको अधिकार है। राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड, ये भी इसमें इसी में आता है, ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, मतलब संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट आते हैं कोर्ट का, उसका आप देखेंगे तो कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई शेल्टर में सभी को एक छत होनी चाहिए, सभी को रहने का होना चाहिए, सभी को खाने का होना चाहिए, लिवलीहुड होना चाहिए, ये भी अधिकार इसके अंदर संविधान देती है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 21A जो बाद में इंसर्ट किया गया था, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है कि स्टेट जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी सभी बच्चों को, 6 साल से 14 साल के बच्चों को। तो ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन का जो एक पार्ट है एक तरह से। तो ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन जो, मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स इस आर्टिकल से फंडामेंटल राइट्स के तौर पे दिया गया है। हाई एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन जब कह सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन जो हो गया, ये फिर प्रोफेशनल एजुकेशन जो हो गया, वो इसमें नहीं आता है। सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाना है। तो इसको, जैसे मैंने कहा कि शुरू में नहीं था, ये अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है 2002 में। और ये जो है आपका इसी को राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट लेके आई थी 2009 में, जो अभी भी आप देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप न्यूज में देखते होंगे। तो वो यही है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा कंपल्सरीली। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट और डिटेंशन के लिए भी प्रोटेक्शन है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। मतलब आपको अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो आपको उनको बताना होगा कि भाई आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कारण है, किस धारा के अगेंस्ट आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप जब अरेस्ट किया जाता है तो आपको डिफेंड करने का अधिकार भी है कि आप लॉयर चूज करके अपने चॉइस के लॉयर, किसी भी लॉयर को अपने हिसाब से, अपने इकोनॉमिक हिसाब से आप लॉयर को चूज करके अपने आप को डिफेंड करा सकते हैं। इसके अलावा ये भी मैंडेटरी है पुलिस को कि भाई वो जो आप अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो आप देखते हो फिल्मों में भी बहुत बार होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपको जेल में रखा गया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखा नहीं गया। मजिस्ट्रेट मतलब जैसे जुडिशियल पर्सन हो गया, मजिस्ट्रेट हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुलिस। तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा आपको देख करके, आपको सामने ला करके कि भाई आपका अरेस्ट जो किया गया, जिस ग्राउंड पे किया गया है वो सही है कि नहीं है। पुलिस कह रही है कि अरेस्ट करना जरूरी है, हमें डिटेंशन जरूरी है, वो सही है कि नहीं है, तो ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक होता है, ये तो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब हो गया कि पर्सन को विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन के ही बाय कोर्ट ही उसको डिटेन किया गया है। डिटेन मतलब उसको रखा गया है पुलिस कस्टडी में बिना किसी ट्रायल के। ये भी अधिकार दिया गया है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ये क्या होता है कि भाई अगर पुलिस को लगता है या फिर मान ली कुछ फंक्शन आ रहा है, कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं, पुलिस को कुछ शक है कि भाई अभी कुछ राइट हो सकता है, कुछ जुर्म हो सकता है, तो वो क्या करती है बेसिकली, जो जिसपे शक होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बेसिस पर लोगों को वो अरेस्ट करके उस फंक्शन के पहले उनको अरेस्ट करके जेल में डालती है कि भाई ये कुछ कांड, वो कुछ ना गलत नहीं करे, कुछ वहां पे कुछ भ्रम नहीं फैलाए, कुछ गोलीबारी नहीं हो, इसके लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इट इज पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंस
बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस, तो उसको प्रिवेंट करने की वो कुछ ऑफेंस नहीं करे, वो कुछ गलत काम नहीं करे जिससे कि और वहाँ सिचुएशन खराब हो। इसको देखते हुए पुलिस पहले बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उस एरिया के, मान लीजिए जो पास्ट हिस्ट्री सीटर है, उनको अरेस्ट करके उनको डिटेन करती है और थाने में रखती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन, तो सस्पिशन के बेसिस से पुलिस को जिसको लगता है उसको पुलिस कस्टडी में रख लेती है और उस सिचुएशन उसको खत्म होने के बाद उनको छोड़ देती है, रिहा कर देती है। तो डील विद एंटी सोशल एलिमेंट्स को से डील करने के लिए। उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो आपका राइट है, ये तो हमने देखा राइट टू फ्रीडम। उसके नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो राइट्स आते हैं, 23 और 24 आर्टिकल। 23 आर्टिकल में है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो दो चीजें जो खरीद फरोख्त है ह्यूमन बींग का वो मना है, वो बंद है। और फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर होता है जो बॉन्डेड लेबर, आपने देखा बॉन्डेड लेबर कहते हैं इसको, या बंधुआ मजदूर हम जो कहते हैं, बंधुआ मजदूर, तो ये जो है बैन है। संविधान ने बैन किया। बंधुआ मजदूर क्या होता है, फोर्स्ड लेबर क्या होता है बेसिकली, कि आपको जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए, जो वेजेस या जो तनख्वाह आपको जो वेज मिलनी चाहिए डेली का, वो आपको नहीं दिया जा रहा है, उससे कम दिया जा रहा है, या फिर आपको कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा, आपसे बिना पैसे के, बिना मॉनेटरी बेनिफिट के आपसे काम करवाया जा रहा है, जो पहले के हम देखते थे आर्य महाराजा के समय में, जमींदारी के समय में होता था। इसको बैन किया गया इस आर्टिकल के थ्रू। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फैक्ट्री, तो बच्चे को फैक्ट्रीज में हजारस जॉब में आप नहीं लगा सकते हैं, ये भी इसमें संविधान में ही राइट के तौर पे दिया गया है आर्टिकल 24 में। तो फ्रीडम ऑफ ट्रैफिक में क्या है भाई, कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर जो फोर्स्ड लेबर मैंने कहा, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो बंधुआ मजदूरी को बैन किया गया इसमें। गवर्नमेंट बेगर जो क्या था भाई, बेगर में क्या था बेसिकली, गवर्नमेंट या जमींदार जो ब्रिटिश समय के समय में लोगों को कंपेल करते थे कि भाई काम उनका करे, चाहे वो घर में हो, खेतों में काम हो, फील्ड में काम हो, और उसके अलावा उसके एवज में कोई भी उनको तनख्वाह, कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता था। तो इसे हम कहते थे बंधुआ मजदूरी। ये बहुत ही छोटी रकम मिलती थी, बहुत ही है ना, कुछ अनाज दे दिया, थोड़ा बहुत दे दिया, कुछ ऐसा कुछ मजदूरी के हिसाब से नाम से नहीं मिलता था। इसको जो है संविधान ने बैन कर दिया है। अभी भी कुछ फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर है, जैसे कि आप देखते हैं कुछ है ना, जो ईटा भट्टा में या जो छोटे छोटे कस्बों में जो बहुत लोग होते हैं, तो वहाँ होता है, लेकिन ये जो है क्राइम है और इसके अगेंस्ट पनिशमेंट है। अगर आपको करा होता है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको पनिश किया जाएगा कानून के हिसाब से। अगला जो आपका आर्टिकल 24 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों को फैक्ट्री में एम्प्लॉय करना है वो बैन है, 14 साल के कम के बच्चों को, इन एनी फैक्ट्री ऑन माइन और हैजार्डस एक्टिविटीज, तो हैजार्डस एक्टिविटी में आप उसको नहीं लगा सकते हैं बच्चों को, उसके लिए ऐसे भी हमने एजुकेशन कंपलसरी है। चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, दिस राइट एक्सप्रेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल, तो ये तो पहले बैन था ही, उसके अलावा जो आपका राइट टू एजुकेशन भी आ गया, तो इससे क्या है कि भाई चाइल्ड राइट्स जो है एक तरह से मिला है बच्चों को, क्या ना, संपन्न जीवन, और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन भी जो है उससे काफी रुकेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर सेकंड पार्ट जो हमने देखा। इसके आगे हम चैप्टर को और पार्ट में उसको हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को ना लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए नए वीडियो का। और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।